सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। आज हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे हमारे ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ये हर बार, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम हो, हर बार एग्ज़ाम में अनिवार्य रूप से ये पूछा जाता है। तो आज हम जो निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे, ये कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझेंगे और निबंध की कला में प्रवीण होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निबंध है क्या। निबंध एक गद्य की विधा है, जैसे कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, रिपोर्टाज है, यात्रावर्त है, जीवनी है, आत्मकथा है। इन्हीं में से निबंध भी क्या है, एक गद्य की विधा है। लिखित अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विधा निबंध है। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध का क्या है? अच्छी तरह से बंधा हुआ या कसा हुआ। अर्थात जिस रचना में क्या क्या बंधा हुआ होना चाहिए, क्या कसा हुआ होना चाहिए? जिस रचना में भाव, विचार भली भांति निबद्ध हो। भली भांति क्या हो? गुम्फित हो, निबद्ध हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, गुथे हुए हो। यह तभी संभव है जब लेखक को विषय के विभिन्न पक्षों की सम्यक जानकारी हो। यानी कोई भी विद्यार्थी है या कोई भी लेखक है, लेखक या विद्यार्थी, यानी जो भी निबंध लिखता है तो उसको उस निबंध के विषय के बारे में सम्यक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। चाहे वो आतंकवाद पे लिख रहा हो, चाहे वो अनुशासन का महत्व हो या पर्यावरण प्रदूषण हो या मिलावटखोरी हो, कंप्यूटर का महत्व हो या मेरा प्रिय कवि हो, कोई भी निबंध हो, उसके बारे में लेखक को या विद्यार्थी को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। दूसरी, निबंध लिखते समय भाषा क्या होनी चाहिए? भाषा एक तो सरल होनी चाहिए, इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, जो पढ़ते ही समझ में आ जाए, और प्रांजल भाषा का सुथरा रूप होना चाहिए। ये नहीं कि अपने हिसाब से ही लिखते हैं। भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होना चाहिए। और ये भाषा कैसी होनी चाहिए? भावों को, विचारों को, इस भाषा में भावों के विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता होनी चाहिए। निबंध लेखन विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करता है। ये निबंध हमारे क्या काम आता है? निबंध विद्यार्थियों की रचना शक्ति को बढ़ाता है। इससे बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, रचनात्मकता आती है। तो इसलिए हम विद्यालय में
वैचारिक, भावनात्मक, वर्णनात्मक, इस तरह के निबंध हम बच्चों से लिखवाते हैं और उन्हें प्रैक्टिस अभ्यास करवाते हैं। अब निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो निबंध है कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णनात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, जैसे इसमें मेले का वर्णन कर दिया, यात्रा का वर्णन कर दिया, ऐसे वर्णनात्मक होते हैं। दूसरे होते हैं विवरणात्मक होते हैं, विवरणात्मक होते हैं। इसमें ताजमहल का, हिमालय का, इनके विवरण दे दिया। तीसरे भाव प्रधान भी होते हैं। भाव प्रधान में हम अपनी माँ के बारे में लिख सकते हैं, हम अपने प्रिय मित्र के बारे में लिख सकते हैं, प्रिय गुरु के बारे में लिख सकते हैं, किताब के बारे में लिख सकते हैं। एक होता है विचार प्रधान। विचार प्रधान में क्या है? समय नियोजन का, सच्ची मित्रता का, स्वदेश प्रेम का, इनको हम अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो निबंध लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वो सबसे पहला है भाषा, कसावट। निबंध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसकी संरचना की कसावट। निबंध में विचार और भाषा दोनों ही इस गुण की अपेक्षा की जाती है। निबंध लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि व्यक्त भाव एवं विचार एक निश्चित क्रम में है और परस्पर जुड़े हुए हैं। हम निबंध लिखते हैं तो जो हमारे विचार और भाव हैं वो भाषा के साथ सही जुड़े हुए हैं या नहीं। निबंध लिखते समय हमें यथास्थान उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं और मात्राओं का ध्यान रख सकते हैं और भाषा का ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार निबंध को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि जिसमें उदाहरण, दृष्टांत, लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो ये हैं इनका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो एक तो कसावट का ध्यान रखना चाहिए, दूसरा है विषयानुकूल एवं प्रभावशाली भाषा कैसी होनी चाहिए? विषय के अनुकूल होनी चाहिए। हम अगर विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में लिखते हैं तो उसके बारे में होनी चाहिए। किसी मेले के बारे में लिखते हैं तो मेले के बारे में, ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो ताजमहल से संबंधित होनी चाहिए, और हमारे मित्र के बारे में लिख रहे हैं तो मित्र के बारे में होनी चाहिए। तो उसमें विषयानुकूल वो निबंध होना चाहिए। निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार विषय को लेकर निबंध लिखा जाता है, लेखक की भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए। उसे पाठक को दृष्टि में रखते हुए अपनी शैली विकसित करनी चाहिए। निबंध लिखते समय यथास्थान किसका ध्यान रखना चाहिए, अभी बताया था। एक तो उदाहरणों का ध्यान रखना चाहिए, फिर चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह होते हैं, चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और किन का ध्यान रखना चाहिए? लोकोक्तियों का ध्यान रखना चाहिए, मुहावरों का ध्यान रखना चाहिए। इनका, लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा में क्या आ जाती है? और सजीवता आ जाती है। सूक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं,
तो इससे निबंध क्या है, पठनीय और क्या बनता है, प्रभावशाली बनता है। एक संक्षिप्तता, संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने निबंध प्रारंभ कर दिया तो वो 10 पेजों से पहले खत्म ही ना हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। निबंध में कसावट तभी संभव हो सकती है जब लिखने से पूर्व निबंध की रूपरेखा बना ली हमारे मन में, हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना लिखना है। निबंध का क्लेवर ऐसा हो कि पाठक की रुचि और जिज्ञासा बनी रहे। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से निबंध संबंधी जानकारी प्राप्त करना, अध्यापकों सहपाठियों के साथ चर्चा का विषय या विषय सामग्री का संकलन तथा चयन कर लेना चाहिए। निबंध की रूपरेखा 3 अंगों में विभाजित किया जा सकता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। एक तो सबसे पहले हम निबंध लिखते समय प्रस्तावना, प्रस्तावना या इसको भूमिका भी कह सकते हैं हम, सबसे पहले ये लिखी जाती है। निबंध के जो शीर्षक के बाद हम प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं। इसमें निबंध की आधारशिला है और उसका संक्षिप्त एवं प्रभावशाली होना आवश्यक है। निबंध के विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत इसमें करना चाहिए। प्रस्तावना ऐसी हो कि पढ़कर पाठक के मन में आगे पढ़ने का कुतूहल उत्पन्न हो। निबंध की रूपरेखा, निबंध का प्रथम अनुच्छेद ही उसकी प्रस्तावना है, प्रथम अनुच्छेद है। और दूसरा है मुख्य अंश, विषय वस्तु, विषय वस्तु। अब विषय वस्तु में जैसे पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है तो हम विषय वस्तु में लिख सकते हैं कि भाई पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण है, उससे होने वाले लाभ, हानियाँ और उससे रोकने के उपाय, ये क्यों होता है। ऐसे ही आतंकवाद है तो आतंकवाद के बारे में विषय वस्तु में हम लिख सकते हैं कि आतंकवाद क्यों पनपता है, इसके कारण क्या है, इससे होने वाली हानियाँ क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है। ऐसे ही मिलावटखोरी में लोग मिलावटखोरी क्यों करते हैं, इसे होने वाली हानियाँ और इसे कैसे रोका जा सकता है। ये विषय वस्तु के भाग होते हैं। तो हमें विषय वस्तु को अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। अब हम जैसे निबंध लिखते हैं तो निबंध का कोई निश्चित कोई फार्मूला नहीं है, कोई निश्चित नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, लेखक है, विद्यार्थी है, सब अपने अपने विचारों से अपने मौलिक निबंध लिखते हैं। जो उनके मन में जो विचार होते हैं उनको लिखते हैं, लेकिन लिखते समय हमें सरल भाषा का, सुबोध भाषा का, प्रांजल भाषा का, भाव और विचारों के साथ सुसंबद्ध होनी चाहिए, उनकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। आज हम निबंध पढ़ेंगे विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये इसलिए दिया गया है कि आपको उसके बारे में, विषय वस्तु के बारे में पता चल सके और कितना लिखना और कैसे लिखना है और उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, इस बात को समझाने के लिए निबंध लिखा गया है। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी। निबंध लेखन है विद्यार्थी और अनुशासन। आज का विद्यार्थी कल का नेता है, वह राष्ट्र का भावी निर्माता है, वह देश की आशा का केंद्र है। विद्यार्थी जीवन में जो कुछ सीखता है वही बातें उसके भावी जीवन को नियंत्रित करती हैं। इस दृष्टि से उसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। विद्यार्थी शब्द विद्या जोड़ अर्थी के योग से बना है, जिसका तात्पर्य है विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। विद्यार्थी का क्या मतलब है, जिसका तात्पर्य विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। यूं तो व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, किंतु बाल्य एवं युवावस्था का प्रारंभिक काल अर्थात जीवन के प्रथम 25 वर्ष का समय विद्यार्थी काल है। जीवन के जो अपने प्रारंभ के 25 वर्ष होते हैं वो किस काल के होते हैं, विद्यार्थी जीवन के। इस काल में विद्यार्थी जीवन की समस्त चिंताओं से मुक्त होकर, सारी चिंताओं से, विद्यार्थियों को चिंता नहीं करनी चाहिए, विद्यार्थी समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विद्याधन के प्रति समर्पित होता है। तो सभी विद्यार्थियों, आप भी विद्याधन के प्रति समर्पित रहा करो। इस काल में गुरु का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि गुरु से वो पढ़ता है, सीखता है। सदगुरु की कृपा से विद्यार्थी जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टि अपना सकता है, अन्यथा मात्र पुस्तकीय ज्ञान उसे वास्तविक जीवन के कदम कदम पर पुस्तकीय ज्ञान से उसे वास्तविक जीवन में कदम कदम पर मुसीबतों का सामना कराता है।
भाई किताबों से अगर ज्ञान मिलता तो इस दुनिया में बहुत किताबें हैं, लेकिन उनको समझाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। यही समय विद्या ग्रहण करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। कवि ने कहा है, यह तुम्हारा समय ज्ञान संचय का, संयम शील सुशील सदाचारी बनने का। हमें सदाचारी बनना चाहिए, हमें अच्छे आचार विचार रखने चाहिए। यह होगा संभव अनुशासित बनने से। यह संभव कैसे होगा? अनुशासित बनने से, डिसिप्लिन बनने से। माता पिता गुरु की आज्ञा पालन करने से। हमें सदैव माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अनुशासन से तात्पर्य है नियमों में बंधकर कार्य करना। अनुशासन का क्या तात्पर्य है? नियमों में बंधकर कार्य करना। अनुशासन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, यानी बिना अनुशासन के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिना अनुशासन के कोई भी संस्था भली प्रकार नहीं चल सकती, चाहे वो हमारे स्कूल हो, सेना हो, चाहे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, कारखाने हो, या हमारे जितने भी संस्थान हैं उनमें अनुशासन की आवश्यकता है। सभी मनमानी करने लगे तो कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पाता। अगर सब अनुशासनहीनता करने लग जाएं तो क्या कोई भी कार्य समय पे हो सकता है? नहीं। अनुशासन से जीवन में शालीनता और नियमितता आ जाती है। हमारे देश में अनुशासन का अभाव दृष्टिगोचर होता है। हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में अनुशासन का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अभाव का मतलब है कमी देखने को मिलता है, और यही कारण है कि हम अपेक्षित गति से प्रगति नहीं कर पा रहे। सब कानून को मजाक बनाते, कानून को अपने अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। अनुशासनबद्ध राष्ट्र ही प्रगति की राह पर तीव्र गति से बढ़ते हैं। जो राष्ट्र जितना अनुशासित होगा वह उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसका ठीक उदाहरण जापान और हम उसको ले सकते हैं, जापान को ले सकते हैं, और एक उसको लेते हैं, इजराइल को ले सकते हैं। चाहे परिवार हो या देश, या उनको जर्मनियों को भी ले सकते हैं। चाहे परिवार हो या देश, अनुशासन की हर स्थान पर आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अनुशासन की आवश्यकता स्कूल में ही हो, चाहे वो परिवार हो, देश हो, सब जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाता है। कौन? अनुशासन। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। और इन सब में भी विद्यार्थी जीवन में तो सबसे ज़्यादा अनुशासन का महत्व है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। किसका? विद्यार्थी का और अनुशासन का। बिना अनुशासन के विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। एक उत्पाती विद्यार्थी है, एक उदंड विद्यार्थी है, वो कभी भी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता। अनुशासनहीनता दुराचार की पहली सीढ़ी है। दुराचार यानी जिसका आचार दुर हो, बुरा हो, तो अनुशासनहीनता से ही क्या होता है? दुराचार आता है। यदि छात्र कक्षा में अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करने लगेंगे तो अध्यापक के लिए पढ़ाना मुश्किल, कठिन हो जाएगा। यदि विद्यार्थी हैं जो कक्षा में अनुशासनहीनता करने लग जाएंगे, शोर करने लग जाएंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, बताए हुए काम को नहीं समझेंगे और समय पे नहीं करेंगे, तो क्या दुराचार की श्रेणी में आएगा, और अध्यापक के लिए पढ़ाना क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। विद्यालय में शांत वातावरण बनाए रखना, गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनना, विद्यालय के नियमों का पालन करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। क्या क्या जरूरी है? विद्यालय में शांत वातावरण बनाए रखना, यानी आवाज़ नहीं करना, गुरुजनों की बात को ध्यान से सुनना, और विद्यालय के नियमों का पालन करना विद्यार्थी के लिए क्या है? आवश्यक है। वर्तमान समय में सर्वत्र यानी सब जगह अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर होती है, यानी देखने को मिलती है। शिक्षण संस्थाएं अपनी पवित्रता खोती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्या होता जा रहा है? अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन की हड़तालें, स्कूल कॉलेज के फर्नीचर को नष्ट करना, बसों को जलाना, शिक्षकों के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना अनुशासनहीनता नहीं तो और क्या है? क्या क्या है? एक तो दिन प्रतिदिन हड़तालें होती रहती हैं, स्कूल कॉलेज के फर्नीचर को नष्ट कर दिया जाता है, बसों को जला दिया जाता है जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षकों के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना अनुशासनहीनता ही है। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि इन कार्यों से उन्हीं का अहित हो रहा है। ये सब करने से किन का अहित हो रहा है? उनका खुद का भी और देश का भी। उनके लिए तो अनुशासन में रहना क्या है? अति आवश्यक है।
किसी ने ये पंक्तियां कितनी सार्थक कही हैं। मानव का कल्याण जगत में ऊंचा आसन, यानी हो सकता है बंधु तभी यदि हो अनुशासन। अनुशासन ही सफलता का मूल मंत्र है। बिना अनुशासन किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और अनुशासन का तो विद्यार्थी के जीवन में और भी महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध लेखन को आपने अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि निबंध लेखन का कोई गणितीय फार्मूला नहीं होता, गणितीय सूत्र नहीं होता। ये किसी भी लेखक के, विद्यार्थी के और शिक्षक के मौलिक विचार होते हैं, और सब अपने अपने जो मन में भाव और विचार होते हैं उनको लेखनबद्ध करते हैं और लिखते हैं। तो ये 10 नंबर का शीर्षक है निबंध लेखन। सभी विद्यार्थी इसको परीक्षा में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखने में आता है कि विद्यार्थी परीक्षा के समय निबंध लेखन को छोड़ आते हैं, जबकि वो 10 नंबर का होता है। इसे हर स्टूडेंट की स्कोरिंग अच्छी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी निबंध को अच्छी तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, और कभी भी परीक्षा में ये निबंध जैसे महत्वपूर्ण बिंदु को परीक्षा में कभी छोड़ के नहीं आएंगे। नमस्कार।